आर्थिक, और तीसरी चाहिए राजनीतिक। इनमें से एक बराबरी बाबा साहब ने हमको दी। कौन सी दी है? सभी साथी बताइए। कोई राजनीतिक कैसे दी है? वन में वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, यानी कि हमारे देश में पॉलिटिकल इक्वलिटी बाबा साहब ले गए। लेकिन बीबीसी के इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत में जब तक लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता, कौन सा लोकतंत्र? राजनीतिक लोकतंत्र, तब तक जब तक भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को आप स्थापित नहीं करते। जब तक सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी भारत में नहीं आएगी, तब तक राजनीतिक बराबरी भारत में कोई महत्व नहीं है। और आगे कहते हैं कि अगर राजनीतिक बराबरी के माध्यम से अगर सामाजिक और आर्थिक बराबरी को स्थापित नहीं किया गया, तो वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक बराबरी के शिकार हैं, वो आपकी राजनीतिक बराबरी की व्यवस्था को काट देंगे, नष्ट कर देंगे। तो आज का हम उनकी राजनीतिक व्यवस्था को मान रहे हैं? क्या इस देश का शोषित समाज मानता है उनकी व्यवस्था को? नहीं मानता है। वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने का प्रयास नहीं कर रहे। इसीलिए इनके बाद आए साहब मान्यवर कांसीराम जी। तो क्या किया उन्होंने? पहला संगठन बनाया। वामसेप में कैसे लोग थे? कैसे लोग? सरकारी सरकारी कर्मचारी कैसे होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि उनको क्या होता है? ज्ञान, शिक्षा होती है। अब बताइए, एक ही बात चल रही है यार, एक ही तरीका है सब काम करते। तो इन्होंने पढ़े लिखे लोगों को एक साथ जोड़ा। अब पढ़े लिखे लोग शिक्षित तो थे, लेकिन जागरूक ज्ञान नहीं था। तो पढ़े लिखे लोगों को ज्ञान जल्दी कराया जा सकता है, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन का समय, यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन का समय नहीं है। यहाँ पर श्रुतियां चलती थी, सुनकर लोग, बुद्ध के समय की श्रुति, उस समय कोई भाषा नहीं, लिपि नहीं, उस समय पर ज्ञान का आधार पर था, श्रुति के आधार पर। यहाँ पर काय के आधार पर आ गया? एकेडमिक एजुकेशन के आधार पर ज्ञान आ गया। तो इन्होंने क्या किया? वामसेप के पढ़े लिखे लोगों को चुना और उनसे कहा, और बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में भाषण दे दिया कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है। मेरे समाज के लोगों, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इस साल तंबू में बंबू के समान हूँ, मैं पता नहीं दुनिया से कब चला जाऊंगा। मैं पूरे देश में किसी एक ऐसे नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो ये कहे कि बाबा साहब मैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और वो ऐसा संकल्प लेकर आए जिसे मैं तैयार कर दूं, और वो समाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दे जिससे मैंने लगाई है, जिससे मैं चैन से मर जाऊं। जब उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तो बाबा साहब फिर किससे उम्मीद करते हैं? समाज के लोगों को संदेश देते हैं, मेरे समाज के लोगों, अगर इस कारवां को आगे न ले जा पाओ तो क्या करना? इसको यहीं रोक लेना। कोई दूसरा अम्बेडकर आएगा, वो इस कारवां को यहाँ से आगे ले जाएगा। तुम आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम इसको ही यहीं रोक लेना। और उन्होंने किससे कहा? समाज के लोगों से। तो समाज के लोगों ने क्या कहा? देखो, वो हमसे थोड़ी कही बाबा साहब, वो तो मैडम से कही। मैडम ने कही, हमसे थोड़ी कही, हम अपने घर का काम देखेंगे, कारवां देखें, हम अपना घर का काम देखें। वो तो साथ के साथ देखेंगे, साथ के सामने नहीं, हमसे थोड़ी कही थी, वो शशि भाई से कही थी। शशि भाई बोले यार हम अपना घर का काम देख लेंगे तो जगनू भाई देख लेंगे। वो ऐसे करते करते सबने कहा ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो समाज का है। वो कारवां धीरे धीरे पीछे चला गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी गलती माने। आपने एक पुस्तक पढ़ी हो, नानक चंद्र और बाबा साहब के बीच का संवाद। उसमें बाबा साहब ने कहा है इस बात कि नानक चंद्र ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा काम था मैं वो नहीं कर पाया। वो कहते कैसी बात करते हो बाबा साहब, गुलामों को इंसान बना दिया, भारत को संविधान दे दिया, बुद्ध का धर्म दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया, क्या छोड़ा है आपने? सब कुछ तो दे दिया है। तो वो कहते हैं ये सब कुछ किसने दिया है? बोले बाबा साहब आपने दिया है। बोले बाप की संपत्ति कितने दिन चलती है? अगर बाप लायक है और बेटे नालायक है तो कितने दिन चलाएंगे संपत्ति को? बेच खाएंगे।
तो बोले मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है जो मैं नहीं कर पाया, ऐसा रिकॉर्डिंग। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये कितने दिन तक चलेगी संपत्ति? बोले मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी रही, मैं जीते जी कोई दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं कर पाया। अगर मैं दूसरा कोई अम्बेडकर बना देता तो मेरे मरने के बाद ये काम चल पाता। और वो दुनिया से चले गए, पूरे देश में एक नौजवान नहीं मिला। वो कुछ साथी आए, उन्होंने काम किया, मौर्या जी थे, संजय गौतम जी थे, उन्होंने काम किया, लेकिन वो उस डेडिकेशन से काम नहीं कर पाए जिस डेडिकेशन से बाबा साहब ने समाज के अपना जीवन लगा दिया, सब कुछ सुरक्षा कर दिया समाज के लिए। कई साथी कहते हैं कि इनमें सब में एक ही समानता है कि इन्होंने कभी भी अपना घर परिवार नहीं देखा। ये परिवार और पैसे से मुक्त लोग थे। बताइए ये लोग थे कि नहीं पैसे से और परिवार से मुक्त? लेकिन वो लोग कहते हैं बाबा साहब ने परिवार कहाँ छोड़ा। मैं ये कहता हूँ बाबा साहब ने परिवार देखा कभी कुछ बताया। 4 बेटे दुनिया से चले गए, पत्नी दुनिया से चली गई, और फिर भी हमारे लोग कहते हैं बाबा साहब ने परिवार नहीं छोड़ा, हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा बाबा साहब ने जितनी भी संपत्ति थी समाज को दे दी। आप एक कमरा दे दो समाज को अपने मकान, मोदी परिवार को देखो 15% के लिए। देखिए मोदी में बुराइयां थोड़ा निकाल दो, लेकिन अच्छाई भी है। वो भी कांसीराम साहब की तरह डेडिकेटेड है अपने समाज के लिए। वो अपने समाज के लिए जीता है 15% लोगों के लिए। कांसीराम जी 85% लोगों के लिए जीते। आपके समाज में ऐसे लोग कहाँ हैं समाज के लिए जीते? आपके समाज में लोग ऐसे हैं पहले जी में अपने लिए 99%, 1% समय बुद्धि और धन लगाएंगे समाज के लिए, और वो भी जब लगाएंगे तो राष्ट्रीय देश बनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, अपना संगठन बनाएंगे तो लगाएंगे, किसी दूसरे संगठन में सहयोगी नहीं बनेंगे। वो भी मैं बताऊंगा संगठन क्यों बनते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो बाबा साहब ने जब ये बात कही 18 मार्च 1956 को, तो कांसीराम साहब ने कहा कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, यानी कि बाबा साहब को उनसे उम्मीद थी वो लोग इस काम को कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, इसलिए मामला